कौन कहता है अपने बेटे को कि हम समुंदर के अंदर डुबोएं? हमें अगर इस चीज़ का इल्म होता तो हम कभी भी नहीं उनको जाने देते थे। समुंदर की बेरहम मौजू के अंदर जाकर वहाँ समझे कि उनको कत्ल किया गया। एजेंट माफिया, इनको सजाए मौत होनी चाहिए। कश्ती ख़राब हो गई थी बोट, तो उनका काम था रब्ता करना कि भाई बंदे मुश्किल में हैं, 5-6 दिन वो समुंदर के अंदर रहे हैं, तो वो 5-6 दिन में उनको उतार नहीं सकते थे। उनका एक प्लान के तहत इन एजेंटों ने हमारे बंदे मरवाए हैं। इंतज़ामिया है, उनका ये काम है कि जो वुरसा की लूटी हुई रकम है वो तो वापस कराएं। और हमें कोई उन प्यारों की खबर तो दूर की बात है, हमें ना DNA टेस्ट दोबारा जो वहाँ ज़ख्मी हैं या बॉडी की शक्ल में वहाँ लोग पड़े हुए हैं उनका हमें कोई इतला नहीं है। इस वक्त हादसे के बाद जो बड़ी परेशानी है आपको वो ये है कि जो DNA टेस्ट हुए हैं उसके हवाले से कोई आगाही नहीं दी जा रही कि वो कहाँ पर पहुँचे हैं, उनका स्टेटस क्या है। बिल्कुल ऐसे ही है जी। जो एजेंट से जो बात हुई, जो उन्होंने बताया वो और जो असल में उन्होंने किया उसमें कितना फ़र्क है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आकिब आबिद। नाजरीन, जैसे कि आप जानते हैं कि यूनान के मकाम पर जो कश्ती हादसा हुआ उसमें आज़ाद कश्मीर के भी नौजवान शामिल थे और मेरे साथ एक ऐसी मुतासरा फैमिली मौजूद है जिनके 2 बेटे थे। एक ये हमारे साथ मौजूद हैं खान मुल्क साहब, इनके एक बेटा अब्दुल इस्लाम, और मेरे बाएं तरफ वहीद राजा साहब मौजूद हैं, इनके भाई हैं जो इमरान, जो मानी के नाम से जाने जाते थे। तो बहुत ही खूबसूरत नौजवान थे, बाइखलाक, बाकिरदार और इंतहाई मिलनसार। मेरा अपना भी उनसे ज़ाती तल्लुक़ था, अक्सर मुझे बाज़ार में मिलते और बड़े अच्छे इखलाक से पेश आते थे। और वो दोनों जो है इस कश्ती में सवार थे और बड़ा ही अफसोस और दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कश्ती हादसे का शिकार हुई। तो अभी इनसे इजहार ताज़ियत भी करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले आपसे इजहार अफसोस करते हैं कि मामला इंतहाई दर्दनाक है और तकलीफ़ दे है। शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। तो खान साहब, क्या असबाब क्या बने आपकी नज़र में? इस तरह है जी आकिब साहब के अल्लाह को मंजूर ही ऐसे था, बड़ी ज़िद और मर्ज़ी के साथ, शौक़ के साथ वो यहाँ से गए। हमारा तो अपना ये कहना था कि ये ना जाएं, लेकिन अल्लाह ने वहाँ उनका सब कुछ लिखा हुआ था और वो ज़िद की बुनियाद पर यहाँ से चले गए। 13 मार्च को यहाँ से दोनों बच्चे इकट्ठे गए, साथ उनके 3-4 साथी और भी थे। यहाँ से जाने के बाद वो लीबिया पहुँचे और उन्होंने यहाँ भी एजेंट के बारे में बताना पसंद ना किया। वहाँ जाके उन्होंने कहा जी कि हमें हमारे लिए जो आगे ट्रैवल करना है उसके लिए एजेंट को जो पैसे हमने देने थे वो पैसे भिजवाएं ताकि हम आगे निकल सकें। फिर हमने पैसों को अरेंज किया। मेरे पास एक प्लाट था, मुझे मिला हुआ था आर्मी की तरफ से, वो मैंने सेल किया और पैसे अरेंज किए और अमाउंट हमने उनको ट्रांसफ़र कर दी। और वो यहाँ बल्कि एक उनका जानने वाला था तलत कियानी साहब का, तलत कियानी बाद में मुझे कंफर्म हुआ है कि वो हमारे एजेंट हैं। और वहाँ यहाँ पे उन्होंने अपने किसी रिलेटिव को कहा है कि इतने अमाउंट इनसे वसूल कर लो। वो उसने रिसीव की है। रिसीव करने के बाद फिर पता नहीं उसको फिर भिजवाई गई है या जिस तरह भी हुआ। मैं यहाँ मौजूद नहीं था, मैं तो इस्लामाबाद में था। तो वहाँ से पैसे भिजवाए और वो उनको पैसे उस सोहेल नामी लड़के ने जो यहाँ मोटरसाइकिलों का काम करता है वो उसने पैसे हमसे वसूल किए। हमारे बच्चे गए देने के लिए और वो पैसे फिर वहाँ तलत कियानी के अकाउंट में चले गए और वहाँ फिर बच्चों को ये 29 मार्च की बात है। फिर बच्चे 30 मार्च को मेरे साथ उनका रब्ता हुआ। अल्लाह हाफ़िज़, खुदा हाफ़िज़ करके जी हम आगे जा रहे हैं, आगे जाके रब्ता करेंगे। तो फिर उसके बाद आगे गए, आगे जाके फिर महीने बाद इस तरह पता चला कि वो आगे जाने के बजाय ना कहीं अरेस्ट हो गए, गिरफ़्तार हो गए। तो उनको जेल भिजवा दिया गया है। जो इनकी पता चला है कि ख़ुद साख्ता जेलें हैं इन लोगों की। वहाँ पे अगर रिहाइश है या सारा कुछ बाकी सहूलतें जो सब्ज़ बाग दिखाते हैं लोगों को, बच्चों को, वो वहाँ जाके वो जेलें भी इन्होंने अपने तौर पे उन लीबिया वालों से मिल के बनाई हुई हैं
جب کوئی زیادہ تنگ کرے یا دیکھتے ہیں کہ حالات آگے کی ٹھیک نہیں ہیں تو وہ وہاں تنگ کرنے کے لیے بچوں کو کہ اور پیسے منگوائے جائیں اور زیادہ دیر وہاں ٹھہرایا جاتا ہے ان لوگوں کو. پھر وہ اس کے بعد 1 مہینہ تقریباً جیل کے اندر بند رہے. انہوں نے اپنے کوئی بھی تکلیف اور پرابلم ہم سے شیئر نہیں کی, ہمیں نہیں بتایا, لیکن آگے پیچھے جو باقی ان کے ساتھی تھے وہ ہمیں بتا دیتے تھے کہ آج وہ اتنے عرصے سے جیل کے اندر ہیں. باہر آئے تو ان کے بال منڈوائے ہوئے تھے, سر ٹنڈیں کروائی ہوئی تھی. اتنا عرصہ ان کو جیل کے اندر کے حالات جو ہیں وہ کافی سنگین ہیں, اور جو خود ساختہ جیلیں ہیں. اور رہائش کا مسئلہ تھا, جسم میں کپڑوں میں جوئیں پڑی ہوئی تھی, سر میں جوئیں پڑی ہوئی تھی, اور انہوں نے سر صاف کروائے. جیل سے واپس آئے تو پھر رابطہ ہوا. پھر انہوں نے کہا جی ابھی ہمیں کھانا بھی مل رہا ہے اور آج یہ پکا ہے, آج یہ پکا ہے. حوصلہ افزائی ہماری کرتے رہے, لیکن دائیں بائیں سے ہمیں جو خبریں ملتی تھی وہ کچھ اور تھی, ان سے کافی مختلف تھی. تو اس طرح پھر یہ ہوا کہ بعد میں وہ تکلیف کی شکل میں جب ان کے دوبارہ ہم نے چہرے دیکھے ٹنڈ ہونے کے, جیل سے نکلنے کے بعد, تو یوں لگتا تھا کہ یہ کافی عرصے سے بھوکے اور پیاسے ہیں. تو ان کے پاس پہننے کو بھی کچھ نہیں تھا, اور جو باقی یہاں سے بیگ کی شکل میں کچھ کپڑے وغیرہ, چادر, جوتے وغیرہ لے کے گئے تھے. تو انہوں نے جب بات کی عید کے بعد, چھوٹی عید کے بعد, تو کہنے لگے جی کہ ہمیں اینڈ یہ ہے کہ وہ کہنے لگے ہمارے پاس پیسے ختم ہو گئے ہیں, کپڑے بھی نہیں ہیں, اور ہم انہی کپڑوں میں ہم نے 1 مہینہ گزارا ہے جیل کے اندر. موبائل بھی ان سے لے لیے, کسی کے موبائل سے وہ رابطہ کر رہے تھے. تو اس طریقے سے وہ اس طرح بھوکے ننگے کتنے عرصہ تشدد کی شکل میں ان کو وہاں رکھا گیا. مار پٹائی جو بھی ہوتی رہی ہے اس کا انہوں نے ہم سے ذکر نہیں کیا, لیکن ہمیں خبر ملتی تھی کہ ایسے ہو رہا ہے. پھر یہ دور تو وہاں کا گزرا. آخر کار 6 یا 7 جون کو ان کی باری آ گئی ڈوبنے کی. تو انہوں نے وہاں سے پھر رات کو میرے بڑے بیٹے کے ساتھ رابطہ کیا ایجنٹ نے کہ ان کو ہم بھجوا رہے ہیں, آج وہ کشتی پہ بیٹھ جائیں گے, 2 کشتیاں جا رہی ہیں, ان پہ بھجوا رہے ہیں. تو وہ کشتی پہ سوار ہوئے اور 5 دن 6 رات سمندر کے اندر بھوکے ننگے رہے, اور آخر ان کی موج مطلب سمندر کی نظر ہو گئی. ہمیں 2-3 چیزوں کی بڑی پرابلم آ رہی ہے کہ جس طریقے سے ہم نے بچوں کو بھیجا وہ مطلب اپنی طرف کسی کے پاس اتنے اکاؤنٹ میں پیسے نہیں ہوتے, 50 لاکھ کم از کم اماؤنٹ بنتی ہے دونوں کی. تو میں نے آپ سے ذکر کیا کہ میں نے پلاٹ سیل کیا. پلاٹ سیل کرنے کے بعد وہ زمین تھی وہ کسی مقصد کے لیے رکھا ہوا تھا پلاٹ, کہ جی آنے والے کسی اور نادیدہ حالات کے یا اللہ تعالیٰ خیر کرے تو یہی بچہ شادی کے قابل تھا, تو اس کی شادی پہ وہ خوشی کریں گے, خوشی سے وہ زیادہ پیسے لگا لیں. بعد میں انہوں نے کہا جی کہ ہم وہاں جا کے بڑے پیسے کمائیں گے, سارا کچھ کریں گے. ہمیں ایجنٹ نے بتایا ہے کہ بڑا کام ہے اٹلی کے اندر, سبز باغ دکھائے, اور وہ وہاں سے چلے گئے. دکھ افسوس کی بات یہ ہے کہ بچے 5 دن سمندر کے اندر بھوکے بھی رہے, کشتی کے اندر بھی, کشتی موڑ موڑ کے, اور اس کے اندر اتنے لوگ سوار تھے کہ کشتی چلنے کے قابل نہیں تھی بلکہ ڈوبنے کے قابل ہی تھی. اور وہ ایسے ہی ہوا. اور اس کے بعد جو اطلاع ہمیں ملی 14-15 جون کو پتہ چلا کہ وہ کشتی حادثے کا شکار ہو گئی ہے. لیکن ہمیں یہ بھی جانسا دیا گیا کہ کشتی ایک نہیں ہے 2 ہیں, اور آپ کے بچے جو ہیں وہ اس کشتی میں سوار نہیں تھے, وہ اٹلی کی طرف روانہ ہیں, جو پہنچ جائیں گے 2-4 دن کے بعد وہ آپ سے رابطہ کریں گے, چونکہ وہاں جا کے موبائل لینے ہوتے ہیں, وہ 2-3 دن بے ہوش رہتے ہیں. اس طرح کی خبریں ملتی رہی ہیں, لیکن ہمیں اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ حادثے کا شکار ہو گئے. تو وہ پھر 5-6 دن بھوکے بیچارے رہے, وہاں پہ بھی رہے اس طرح. پھر یہاں پہ جب خبر پھیلی تو ہمارے پاس DIG میرپور اور میرپور ڈویژن کے کمشنر بھی یہاں تشریف لائے. انہوں نے کہا جی DNA ٹیسٹ ہونا ہے. اس دن اگلے دن ہم ریسٹ ہاؤس کو ہی رٹا گئے, وہاں پہ DNA ٹیسٹ نہیں ہوئے. انہوں نے کہا جی کل وہاں سے ٹیم آئے گی اسلام آباد لاہور سے, وہ DNA ٹیسٹ کا اہتمام کریں گے. دوسرے دن جب ہم گئے تو تحصیل اسپتال کوئرٹا میں ہمارے DNA ٹیسٹ ہوئے. یہ غالباً 18 یا 19 جون کی بات ہے.
जो ताहाल उसकी कोई ख़बर नहीं है कि वो DNA टेस्ट कहाँ दफन हो गए हैं। और हमें कोई उन प्यारों की ख़बर तो दूर की बात है, हमें ना DNA टेस्ट दोबारा जो वहाँ ज़ख्मी हैं या बॉडी की शक्ल में वहाँ लोग पड़े हुए हैं उनका हमें कोई इतला नहीं है, ना ही हमें कोई सदका ख़बर बताता है, ना ही हमें कोई सही बताता है। हमें जो कोई भी आके जो कुछ बताता है हम उसको एक्सेप्ट करते हैं। इस वक्त हादसे के बाद जो बड़ी परेशानी है आपको वो ये है कि जो DNA टेस्ट हुए हैं उसके हवाले से कोई आगाही नहीं दी जा रही कि वो कहाँ पर पहुँचे हैं, उनका स्टेटस क्या है। बिल्कुल ऐसे ही है जी। हमें DNA टेस्ट के आज 15 दिन होने वाले हैं, बल्कि हो गए हैं आज 15 दिन से उसकी कोई ख़बर नहीं है कि वो पाकिस्तान से बाहर निकल गए हैं, पहुंच गए हैं वहाँ पे, चले गए हैं यहाँ से, इसकी कोई ख़बर नहीं है। और ना ही कोई इतना रिस्क ले रहा है, ना ही हुकूमत की तरफ से कोई फेवर की जा रही है, ना ही बहुत सारी बातें और भी सुनने में मिली हैं, लेकिन कोई नहीं है। शुरू में जो पिछले ईद तक के दिन थे, इन दिनों में हमारे पास कसीर तादाद में साबिक़ वज़ीर आज़म, आज़ाद कश्मीर, वज़राए जो हुकूमत हैं वो और इस तरह के लोग और सियासी लोग हमारे पास आते जाते रहे। और हमें उन्होंने भी कहा है कि जी इंशाल्लाह कुछ करते हैं, इस तरह का हुआ है। वहाँ से इंग्लैंड से राजा फरियाद साहब वहाँ तशरीफ़ लाए थे, उन्होंने भी इस लड़के का जो उससे उन्होंने इंटरव्यू लिया जो बच निकला था। 12 पाकिस्तानी जो रेस्क्यू हुए थे उनमें 2 कश्मीरी हैं, दोनों लड़के ही हमारे गाँव के थे, कोई रटा बंडली के। उनसे कंफर्म किया और मैंने उनका इंटरव्यू भी सुना कि उन्होंने हमारे बच्चों का नाम लेके कहा कि वो हमारे साथ इसी कश्ती में मौजूद थे। तो DNA टेस्ट के अलावा हमें ये भी है ख़बर मिली है और उसके बाद कोई समझ नहीं आ रही कि ज़ख्मी कितने हैं, हमारे बच्चे ज़ख्मियों की शक्ल में वहाँ पड़े हैं या बॉडी की शक्ल में वहाँ पड़े हैं, इसका कोई ख़बर नहीं है। 15 दिन से DNA टेस्ट गायब है हमारी नज़र में और हमारे पास कोई इस तरह का नुमाइंदा भी नहीं आया, ना हुकूमत की तरफ से तो कुछ नहीं है, ना ही कोई पूछने वाला है, ना किसी ने हमसे आके पूछा है, ना हमारे ज़ख्मों के ऊपर मरहम लगाया है। नाज़रीन हम मज़ीद हम बात करते हैं। वही राजा साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं और इनके भाई थे इमरान जो कि मानी के नाम से जाने जाते थे। तो इनसे सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ वही साहब, जो एजेंट से जो बात हुई, जो उन्होंने बताया वो और जो असल में उन्होंने किया उसमें कितना फ़र्क है? देखें, जो एजेंट ने बताया है ना, तो उस हिसाब से अगर देखा जाए ना तो 1% भी उसने अपना काम नहीं किया है। हमारे बच्चों से जब वो इधर से लेकर गया है, मेरे मोहम्मद इमरान मेरा भाई है और मोहम्मद इस्लाम मोहम्मद भाई हैं, दोनों ही मेरे भाई समझ लें। आज दिन तक तो ना हमने फ़र्क समझा है तो ना फ़र्क हमें महसूस हुआ है। तस्वीर मैंने देखी हैं दोनों बचपन से लेकर अभी तक, यानी कि अद्दा के जो जान उनकी गई वो भी एक साथ में ही। तस्वीर मुझे अंकल ने दिखाई हैं। जी ऐसे ही है। वो शुरू से क्लास फेलो भी थे, उसके बाद जिधर भी गए हैं, सऊदी अरब में रहा, कुछ टाइम गुजारा है उन्होंने, वो भी इकट्ठे किया है। उम्रा उन्होंने किया है, दोनों ने कहा कि उम्रा ही हम इकट्ठा करेंगे। उसके बाद दुकान की है दोनों ने, तो गट्ठे किए हैं। लास्ट टाइम वो जब जा रहे थे तो गट्ठे ही गए। उनको ऐसे एजेंट ने बताया कि आपको भाई 1 हफ़्ते का हम टाइम दे रहे हैं कि 1 हफ़्ते के बाद आप इटली पहुंच जाएंगे। देखें जी, कोई कहता है कि गैर कानूनी तरीके से गए या किस तरह गए, मैं तो इधर से भाई एयर जहाज़ पे वो लेकर गए। उसने कहा कि इटली तक वो जाएंगे, लीबिया तक बाय एयर गए। आगे उसने कहा कि जी हम बहरी जहाज़ पे इनको लेकर जाएंगे और 25 लाख रुपया एजेंट ने लिया है, दोनों का 50 लाख रुपया लिया है। तो उसने जब इस तरह की तसल्ली इनको दी हुई थी तो देखें कि इस तरह की तसल्ली देने के बावजूद जब इधर से वो उधर पहुँचे हैं, 1,000 डॉलर था इनके पास। तो वो एजेंट ने जो है ना, साजिद नामी जो एजेंट है, उसने एयरपोर्ट पे जो है साजिद वलायत के नाम से जो पकड़ा गया है कहते हैं, उसने 1,000 डॉलर कराची एयरपोर्ट पे लिया है। यहाँ से वो बाय एयर गए हैं। आगे भी उसने कहा जी आपको हम जो है ना, क्या नाम है, ये बहरी जहाज़ के ज़रिए लेकर जाएंगे, ऐसा कोई मसला नहीं है रिक्स वाला। कौन कहता है अपने बेटे को कि हम समुंदर के अंदर डुबोएं? हमें अगर इस चीज़ का इल्म होता तो हम कभी भी नहीं उनको जाने देते थे।
ये तो सारी सूरत हाल का उस टाइम पता चला है। उसने ऐसे इनको ब्लैक मेल किया कि इधर से वहाँ तक वो बड़ा मुतमिन करके उनको लेकर गया। जब उसने पैसे ले लिए हमसे इधर कि भाई बाकी पैसे दें, कल हम आपके बच्चे के जो है ना गेम निकलने वाली है, गेम उसको कहते हैं कि पार्टी हम निकाल रहे हैं। जब वो पार्टी निकालने का कहा, इधर से जब उन्होंने पैसे दिए, पैसे वसूल करने वाला मोटरसाइकिल का काम करता है सोहेल, जो भी गिरफ्तार है। तलत कियानी ने फ़ोन किया जी कि मेरा कज़न है सोहेल, आप उसको पैसे दें। सोहेल से जब इन्होंने भाइयों ने जाकर पूछा, उसने कहा जी बिल्कुल हमारा कज़न है, आप बेफिक्र हो जाएं, हमें पैसे दे दें। जब उसने पैसे दे दिए इधर, तो उसने 3 दिन पैसे लेने के बाद उसने कहा जी हम इनको जो है ना आगे निकालने लगे हैं गेम। जब उसने निकाले पैसे लेने के बावजूद उसको आगे गया, मैं बताया कि हम इनको ज़ीरो लाइन वो जगह है जहाँ से कश्ती पे समुंदर पे हम बैठाते थे कि लेके जा रहे हैं। उधर जब निकले हैं तो आगे जाकर उन्होंने सबसे पहले उनका काम ये किया कि उनके मोबाइल ज़ब्त कर लिए। राब्ता तो मुनक़ता हो गया उनके साथ। उसके बाद उसने पैसे लिए और पैसे लेने के बाद उनने किसी वीरान जगह, जेल है, अल्लाह की ज़ात जाने किधर ने, उसने बंद करवा दिया। वहाँ ये महीना 1.5 महीना जेल के अंदर रहे। जेल के अंदर रहे हैं। बाद हमें किसी ज़राए से पता चला है, किसी दूसरे लड़के ने बताया, उसके पास मोबाइल था, उससे रब्ता हुआ। घर वालों ने पूछा भाई किधर है, भाइयों ने पूछा हमारे बंदे, आप तो कहते हैं मैंने आगे ज़ीरो लाइन पे हैं। उन्होंने कहा आपने जेल में बंद करवाए हुए हैं, क्यों झूठ बोल रहे हैं। इलाके के और भी लड़के थे। तो जब उससे पूछा तो वो कहने लगा जी वो तो ज़ीरो लाइन पे है, तो हमें जो है ना वो बता रहा है ज़ीरो लाइन का, तो उसने तो जेल के अंदर बंद करवाए हुए थे। देखें कितनी बड़ी ज़्यादती, पैसे लेने के बावजूद उसने जाकर वहाँ बंद कर दिया। बंद इसलिए करवाया कि मेरा यहाँ पीछे ख़र्चा ना हो, इनको खाने पीने के लिए मुझे चीज़ें दी। वहाँ हमारे भाइयों को भूखा रखा गया है, उनके ऊपर जुल्म और सितम किया गया है। 48 घंटे के बाद एक ब्रेड दी जाती थी, उसके बाद जो पानी की बोतल 48 घंटे के बाद मिलती। देखें हमारा इस्लाम क्या कहता है, हम बासियत मुसलमान हैं। अगर हम घर में एक मुर्गी ज़बह करते हैं ना, या किसी जानवर को हम ज़बह करने के लिए जब लेकर आते हैं ना, तो हम कोशिश करते हैं यार देखें ये भूखा तो नहीं है, ये प्यासा तो नहीं है, इसको पानी पिलाया जाए, उसके सामने छुरी ना की जाए। हमारा दीन तो इस तरह का है, हम मुसलमान हैं, हमारे तो दिल इस तरह के नरम है। उन जालिमों ने उनको भूखा रखा हुआ था, इतने जुल्म और सितम। देखें मौत अल्लाह की तरफ है, अल्लाह ने इंसान को ज़िंदगी देनी है, अल्लाह ही ने मौत देनी है, ये तो अल्लाह का फ़ैसला है। जिस जगह उसने तकदीर उनकी लिखी हुई है वहाँ कभी हम जो कुछ मर्ज़ी करें टाल नहीं सकती। सिर्फ अफसोस इस तरह के जुल्म ज़्यादती। फिर हमने उनको कौन सा जो है ना पैसे नहीं दिए, हमारी इतनी बड़ी अमाउंट लेकर गए। अब तो एजेंट आपसे राब्ते में तो नहीं है? अभी नहीं है। जिस दिन का ये हादसा हुआ है उसके बाद उसने नंबर ही बंद कर दिए। अच्छा, नहीं तो छोटू से जो आपकी आखिरी बात हुई तो क्या हुई थी? जब लास्ट टाइम 6 जून को मेरे ख्याल में भाई की बात हुई है, तो उसने कहा भाई हमें जो है ना ज़ीरो लाइन पे आज या कल हमने निकलना है। 1-2 दिन के बाद हमने निकलना है, उसके बाद हमारा उनसे कोई रब्ता नहीं हुआ है। तो मेरी ये है कि जो एजेंट गिरफ्तार हैं वर्सा की तरफ से, कि एजेंट पकड़ा जाए। सोहेल नामी लड़का है और तलत कियानी है, उसके आगे साजत वलायत है। मेरी ये हुकूमत आज़ाद कश्मीर से भी अपील है और हुकूमत पाकिस्तान के वज़ीर आज़म साहब से, शहबाज शरीफ साहब से भी मेरी अपील है कि ऐसे जो एजेंट माफिया है इनको सज़ाए मौत होनी चाहिए। देखें हमसे इतना पैसा लेने के बावजूद फिर हमारे बच्चों के साथ जुल्म और सितम किया गया है, और इस तरह को उनको भूखा रखा गया है, प्यासा रखा गया है। फिर उनको लेकर गए उस समुंदर की बेरहम मौजू के अंदर जाकर, वहाँ समझे कि उनको कत्ल किया गया। ये कत्ल है ना, इंसान को जाकर मारना वहाँ इतने दिन। अगर वो एजेंट थे, अगर उनकी वो क्या नाम है उधर कश्ती ख़राब हो गई थी बोट, तो उनका काम था रब्ता करना कि भाई हम बंदे मुश्किल में 5-6 दिन वो समुंदर के अंदर रहे हैं, तो वो 5-6 दिन में उनको उतार नहीं सकते थे। उनका एक प्लान के तहत इन एजेंटों ने हमारे बंदे मरवाए हैं, और एजेंटों को सज़ाए मौत होनी चाहिए, छोड़नी ही नहीं चाहिए। उसके अलावा ये है कि जो इंतज़ामिया है उनका ये काम है कि जो वर्सा की लूटी हुई रकम है वो तो वापस कराएं ना। किसी ने किस तरह करके दिए हैं।
हमें देखें पैसे भइयों से अजीज़ नहीं है। एक तो इंसान की जान गई, दूसरा उसको माली तौर पे जो है ना उनको मारा गया। क्यों? तो मज़ीद इसलिए एजेंटों का मैं सज़ाए मौत का इसलिए कह रहा हूँ, इन ज़ालिमों को चौक के अंदर लटका के एक एक जिस्म का हिस्सा इनका काटा जाए, इसलिए कि ये मज़ीद हमारे कोई भाई नुकसान ना हो, हमारे बच्चे ना नुकसान हो, और हमारा पाकिस्तान का ये मुस्तकबिल था, आज़ाद कश्मीर के ये मुस्तकबिल जवान थे, इनको इन्होंने तबाह किया, हमारी नस्ल कशी की गई है, तो इसलिए इनको सज़ाए मौत होनी चाहिए। नाजरीन, इंतहाई अफसोस और दुख और तकलीफ़ का माहौल है यहाँ पर, और हालात इन्होंने आपको उनसे आगाह किया कि किन हालात में उन बच्चों को रखा गया और किस तरीके से उनके साथ गैर इंसानी सलूक किया गया, कि एक तरफ उनसे इतनी भारी रकम भी ली गई, दूसरी तरफ उनकी जो लाइफ है उसको भी कोई सिक्योर नहीं किया गया। आप ये अंदाज़ा लगा लें एजेंट्स की गफलत और कोताही का कि वो जो शिप थी वो उसमें जो मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 250 से 300 बंदे बैठाने की उसकी कैपेसिटी थी, जबकि उसके अंदर 750 जो नौजवान हैं उनको बिठाया गया, और उसके साथ साथ उनके पास कोई लाइफ जैकेट्स नहीं थी। अगर लाइफ जैकेट्स होती तो इतनी ज़्यादा तादाद में अमवात ना होती, काफ़ी हद तक नौजवान बच सकते थे। मगर यह है कि किसी भी सतह पे उनकी ज़िंदगी के साथ कोई अच्छा सलूक रवा नहीं रखा गया, और उन्हें आप अंदाज़ा लगा लें कि वो किस हालत में भूखे भी थे, प्यासे भी थे, और 6 दिन तक वो बेरहम मौजों और समुंदर के अंदर वो घूमते रहे और अपनी मौत को आंखों से देखते रहे, और आखिरकार ऐसी दुनिया में चले गए जहाँ से कोई वापस नहीं आता। हम दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला उस शिप में जितने भी लोग मौजूद थे, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए और उन्हें करोड़ करोड़ जन्नत नसीब करे, और तमाम जो उनके लवाहिकीन हैं उनको सब्र जमील अता फरमाए। अभी तक के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नई बात के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।